हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबसे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिन क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करें वो क्वेश्चन आए हुए हैं CSIR जून 2022 सितंबर में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन है पार्ट सी के। और यहाँ पे क्वेश्चन आईडी दी हुई है 59। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है ह्यूमन जीनोम के बारे में, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन इनके बताने हैं तो फर्स्ट में दिया हुआ है कि एविडेंस डिराइव्ड बाय क्रोमोसोम कन्फर्मेशन कैप्चर 3C सजेस्ट दैट ईच क्रोमोसोम कंप्राइज अ सीरीज ऑफ टोपोलॉजिकली एसोसिएटेड डोमेन। तो यहाँ पे क्या होता है कि सीरीज ऑफ टोपोलॉजिकली एसोसिएटेड डोमेन, कि जो क्रोमोसोम संरचना कैप्चर 3C से प्राप्त प्रमाण सुझाव देते हैं कि प्रत्येक क्रोमोसोम संस्थानिक संबंध क्षेत्रों की श्रृंखला का बना होता है। सेकंड में दिया हुआ है कि ये आपका स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट आपका सही था। सेकंड में दिया हुआ है कि इंसुलेटर्स typically mark the boundaries of topologically associated domain, preventing the gene within a domain from being influenced by the genome by the regulatory modules of an adjacent domain. ओके, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। एंड जो डी स्टेटमेंट है कि इंसुलेटर्स कैन प्रोवाइड बैरियर अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन, कि जो इंसुलेटर्स होते हैं वो बैरियर की तरह होते हैं, बैरियर की तरह होते हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि जो हेटेरोक्रोमेटिन के फैलाव को रोकने के लिए होते हैं। ओके, उनको रोकने के लिए एक बैरियर की तरह होते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स कैन प्रोवाइड बैरियर अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन, जो हेटेरोक्रोमेटिन का फैलाव है उसको रोकने का काम करते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके ए बी एंड डी स्टेटमेंट आर राइट स्टेटमेंट, क्योंकि हमको यहाँ बताना था विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउ स्टेटमेंट। तो ये तीनों आपके सही हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड में आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ था और इसमें ये बताया गया है कि इन माइस द जीन एनकोडिंग TBX5 इज ट्रांसक्राइब्ड इन लिम्ब फील्ड ऑफ 4 लिम्ब्स, कि जो TBX5 है वो आपका 4 लिम्ब में है, उस फील्ड में आपको देखने को मिलेगा ट्रांसक्राइब्ड हो रहा है। विल द जीन एनकोडिंग SLAT1 TBX4 एंड PTX1 या PITX1 आर एक्सप्रेस्ड इन प्रिजम्पटिव हाइंड लिम्ब। तो ये तीनों जो आपके जीन ये हैं जीन हैं वो आपके ट्रांसक्राइब्ड हो रहे हैं या एक्सप्रेस हो रहे हैं हाइंड लिम्ब में। ओके, तो एक जो 4 लिम्ब में है उसमें 5 है, और जो ये है तीनों SLAT1 TBX4 एंड PTX1 ये आपका हाइंड लिम्ब में एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये कहें कि एक यहाँ पे भी एक कोड होता है कि जो 4 लिम्ब होता है उसमें TBX4 नहीं होता। ठीक है, 4 लिम्ब में जैसे 4 हो गया तो 4 लिम्ब में TBX4 नहीं होता। तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो 4 लिम्ब कहाँ पे होता है, हाइंड लिम्ब होता है, हाइंड लिम्ब में होता है। जो TBX4 होता है वो हाइंड लिम्ब में होता है, और जो 4 लिम्ब होता है उसमें 5 TBX5 होता है। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे क्वेश्चन, ये तो एक इन्फॉर्मेशन की तरह था, और यहाँ पे जो बताना है वो क्या है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट लिम्ब डेवलपमेंट इन माउस। तो यहाँ पे आपका लिम्ब डेवलपमेंट के बारे में बताना है इन माउस। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमको वो करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है या ऑप्शन कौन से हैं वो देखकर हमको बताना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है कि अगर यहाँ पे TBX जो जीन है उसके अंदर लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ एक म्यूटेशन है, लॉस, ठीक है। तो वहाँ पे अगर म्यूटेशन हो रहा है, लॉस ऑफ म्यूटेशन, तो किस तरह का रिजल्ट मिल रहा है। तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि लॉस ऑफ TBX5 जीन रिजल्ट इन कंप्लीट फेलियर ऑफ 4 लिम्ब फॉर्मेशन। आपको पता है कि जो TBX4 है वो आपका 4 लिम्ब में देखने को मिल रहा है। TBX कहाँ पे मिलेगा, 4 लिम्ब में। और अगर इसका यहाँ पे लॉस हो जाए तो तब क्या होगा, अगर यहाँ पे TBX5 हमें नहीं मिल पा रहा है तो तब हमारा जो 4 लिम्ब है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, वो भी नहीं बन पाएगा अगर ये नहीं होगा। तो इसलिए ये आपका सही हो जाएगा कि फेलियर ऑफ 4 लिम्ब फॉर्मेशन। तो ये आपका राइट आंसर हो गया ए। ओके, तो यहाँ पे जो ए है वो आपका करेक्ट होगा। तो करेक्ट ये हो गया। सेकंड में कहा है कि जो हाइंड लिम्ब है, हाइंड लिम्ब बर्ड ग्रोथ एंड इनिशियल पैटर्निंग अपीयर नॉर्मल व्हेन TBX4 इज नॉक्ड आउट ऑल्दो लेग डेवलपमेंट इज अरेस्टेड प्री मैच्योरली। तो यहाँ पे भी अगर हम TBX4 का नॉक आउट करवाते हैं तो तब हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा प्री मैच्योरली। जो डेवलपमेंट है, लेग का जो डेवलपमेंट है इज अरेस्टेड प्री मैच्योरली, तो वहाँ पे भी ये देखने को मिलेगा। तो इस तरह से या हिंदी में जो लिखा हुआ है कि जब TBX4 जीन नॉकआउट कर दी गई तब जो पश्चपाद है या ये आपका जो हाइंड लिम्ब है उसकी जो ग्रोथ है और प्रारंभिक आकृति सामान्य दिखाई दी, जबकि जो पादों का विकास था वो समय पूर्व रुक गया। ओके, तो वहाँ पे भी एक तरीके से रुकावट देखने को मिल रही है क्योंकि वहाँ पे हमने किया था नॉकआउट। ओके, TBX4 का नॉकआउट तो हमें हाइंड लिम्ब में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पता है कि TBX4 फोर लिम्ब में नहीं हाइंड लिम्ब में होता है, ये याद रखना है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा ए और बी ऑप्शन सही हो जाएंगे, बाकी हमारे गलत ऑप्शन थे। इसके अलावा या यहाँ पे
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है बायोकेमिस्ट्री से, और बायोकेमिस्ट्री में ये क्वेश्चन आईडी है 53। और यहाँ पे जो ये बताया गया है, तो इसमें आपका एक साइड पे डिक्सन डिक्सन प्लॉट के ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो डिक्सन प्लॉट में यहाँ पे वैसे सब कुछ इसमें लिखा हुआ था कि डिक्सन प्लॉट इज यूज टू स्टडी द एंजाइम इनहिबिशन बाय प्लॉटिंग वेरियस एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, जिसे हम वी से डिनोट करते हैं, एंड इनहिबिटर कंसंट्रेशन आई ऑन द एक्स एक्सिस कॉलम ए। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो आपका आएगा, जैसे हम प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस पे जो आएगा वो इधर दिया हुआ है, और जो आपका वाई एक्सिस पे आएंगे वो आपका इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक्स एक्सिस पे क्या आएगा और वाई एक्सिस पे क्या आता है, वो हमको इसमें से मैच करना है, और मैच करने के बाद में ये हमारा इधर आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जो इसका प्लॉट होता है, डिक्सन प्लॉट होता है, उसमें अगर हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करें इसको, तो ये जो आपका इधर जो इधर एक्स एक्सिस होता है उस पे आपका इनिबिटर होता है, एक्स एक्सिस पे आपका इनिबिटर होगा, और जो वाई एक्सिस इधर है इस पे आपका 1/v होता है। ओके, और जो ये पॉइंट होता है यहाँ पे आपका के आई होता है। ओके, तो ये बस यही आपको देखना था कि एक्स एक्सिस पे आपका इनिबिटर आता है और वाई एक्सिस पे आपका 1/v आता है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि एक्स एक्सिस पे इनमें आई कहाँ पे है, कि एक्स पे आई यहाँ पे दिया हुआ है ये, ठीक है, और जो वाई एक्सिस है इधर उसमें आपका क्या है, 1/v। तो 1/v फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आपका राइट हो जाएगा कि जो कॉलम ए है उसका फर्स्ट है, सॉरी 4 है, हाँ ये तो इधर तो 4 है ना, तो जो कॉलम ए है उसमें आई है और जो कॉलम बी है उसमें 1/v है। तो ये ऑप्शन आपका कॉलम ए से आपका 4 और कॉलम बी से आपका फर्स्ट है, बस ये ऑप्शन में मैच करना था और बाकी आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये आप फर्स्ट ये आप देख पाएंगे कि एक्स एक्सिस पे आपका इनिबिटर है, तो ये 4 ए में 4 ये इधर दिया हुआ है, और ये आप देख पाएंगे कि इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक में ही दिया हुआ है फर्स्ट में, और जो सेकंड है आपका वाई एक्सिस पे आपका 1/v है, तो ये आपका 1 फर्स्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका बी में आपका फर्स्ट है, तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये हम यहाँ पे देखना था। तो इसमें अगर बस डिक्सन प्लॉट में एक ही बात याद रखनी है कि जो आपका एक्स एक्सिस है उस पर इनहिबिटर है, और जो वाई एक्सिस है उस पर 1/v है, 1/v है, और इधर आपका के है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाओ। ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, अब बस आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आइडिया 53, और इसमें दिया हुआ है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग ग्लाइकोजन phosphorylase and glycogen synthase activities in relation to their phosphorylation status। ओके, तो आपको यहाँ पे ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेशन और ग्लाइकोजन सिंथेज की सक्रियताओं को उनके फोस्फोरिलीकरण की स्थिति के साथ संबंध के बारे में जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनके बारे में बताना था, इन दोनों के बारे में, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेशन एंड ग्लाइकोजन सिंथेज के बारे में। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो फोस्फोराइलेशन ऑफ ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज इंक्रीज इट्स एक्टिविटी, ये सही है, उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। एंड इधर आपका फिर दूसरे में कहा कि फोस्फोराइलेशन ऑफ ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज डिक्रीज, ये डिक्रीज नहीं होती, वो इंक्रीज होती है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है, बी गलत है। तो बी जहाँ पे भी हो वो ऑप्शन आपके गलत है। और इसके अलावा जो तीसरा थर्ड है उसमें दिया हुआ है कि फोस्फोराइलेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज इंक्रीज इट्स एक्टिविटी, ऐसा नहीं है, वो इंक्रीज नहीं होता, वो वहाँ पे डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज होने की वजह से जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, फोस्फोराइलेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज डिक्रीज इट्स एक्टिविटी। ओके, तो आपका ये कि जो ग्लाइकोजन सिंथेज है वो डिक्रीज हो रहा है, और जो आपका फोस्फोराइलेशन ऑफ ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड डी फोर ऑप्शन में था, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है कि किस तरह से होता है कि जब आपका ब्लड जब यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज आपकी डिक्रीज होती है, तो जो ग्लाइकोजन है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ग्लाइकोजन इंक्रीज एंड ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज हो रही है। तो उस टाइम पे आपका जब ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज हो रहा है, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज हो रहा है, तो वो आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव हो जाएगा अगर वहाँ पे फोस्फेट ऐड हो रहा है। ठीक है, फोस्फेट ऐड होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्टिव। और इधर जो आपका ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन सिंथेटेज है वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, वो इनएक्टिव हो जाएगा जब उस पर फोस्फेट ऐड होता है।
ठीक है। तो अगर यहाँ पे सिंथेटेज पे फोस्फोराइलेशन हो रहा है, अगर सिंथेटेज पे फोस्फोराइलेशन हो रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है, और अगर फोस्फोराइलेज पे फोस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है। बस ये यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, कि अगर फोस्फोराइलेज है उस पर फोस्फोराइलेशन हो रहा है तो वो इंक्रीज होगी उसकी एक्टिविटी, और अगर वो आपका ग्लाइकोजन सिंथेटेज है तब उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी, अगर उस पर फोस्फोराइलेशन हो रहा है, फोस्फेट ऐड होगी। बस ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका जो डेला प्रोटीन होती है, जिब्रेलिन सिग्नल ट्रांसडक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड से क्वेश्चन आया हुआ है। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आईडी है 83 जो आया हुआ है आपका जिब्रेलिन सिग्नलिंग पाथवे से। ओके, तो यहाँ पे पहले इसके पाथवे के बारे में अगर हम बात करें तो इसके पाथवे में सबसे पहले अगर नो जिब्रेलिन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, नो जिब्रेलिन, तो जब नो जिब्रेलिन होगा तो जो सेल होगी उसके अंदर GID होगा, GID1 होगा जो जिब्रेलिन रिसेप्टर है। ये क्या है आपका जिब्रेलिन रिसेप्टर है, और उसके साथ में क्या होगा, डेला होगा, DELLA डेला होगा जो कि आपका रिप्रेशर है, ठीक है, ये क्या है आपका रिप्रेशर है। और अगर GID1 जिब्रेलिन रिसेप्टर और ये रिप्रेसर इस तरह से रहेंगे तो वहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म होगी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होगा वो इनएक्टिव होगा, ठीक है, क्योंकि इसको पकड़े रखेगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिव है अभी, क्योंकि आपका जो रिसेप्टर है वो फ्री नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इनएक्टिव हो गया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, नो एक्सप्रेशन ऑफ जिब्रेलिन रेस्पॉन्स जीन, ओके, जो भी जिब्रेलिन के लिए रेस्पॉन्स करता जीन वो वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि सिग्नलिंग ऑफ ही रहेगी, वहाँ पे कोई एक्सप्रेशन, जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। ये कब है, जब नो सिग्नलिंग है, ठीक है, तो ये इस तरह से रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब आपका जिब्रेलिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल पे आएगा इस तरह से, ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, तो क्या होगा वहाँ पे कि इस तरह से अभी क्या है कि जिब्रेलिन आपका प्रेजेंट है, वो आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, यहाँ पे एक रिसेप्टर होगा जो अभी तक अननोन है, और अब ये जो जिब्रेलिन है वो सेल के अंदर आ गया। सेल के अंदर आने के बाद में ये क्या करेगा कि अभी यहाँ पे एक चीज़ और एक्टिव हो जाएगी, वो क्या होगी कि GID1 और डेला आपके थे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है GID1 और इसके साथ में डेला के साथ में एक चीज़ और ऐड हो जाएगी SCF, ठीक है। अब यहाँ पे SCF क्या होता है कि जब ये बाइंड होता है, जिब्रेलिन आता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिब्रेलिन, तो ये बाइंड करेगा GID1 प्रोटीन के साथ में, जिब्रेलिन रिसेप्टर विच एनेबल GID1 टू इंटरेक्ट विद द प्रोटीन टर्नओवर कॉम्प्लेक्स SCF, ठीक है, SCF टर्नओवर के साथ में इंटरेक्ट करेगा GID1, और द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स जिब्रेलिन GID1 SCF अलाउ SCF टू डिग्रेड द डेला रिसेप्टर, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो SCF है वो डेला का डिग्रेडेशन करवा देगा, ओके, तो ये जो SCF है वो क्या करवा देगा, डेला का डिग्रेडेशन करवाने में हेल्प करवा रहा है। अलाउ SCF टू डिग्रेड द डेला रिप्रेसर, ठीक है, तो जो ये डेला रिप्रेसर की तरह थी, रिप्रेसर था, उसका इन्होंने क्या करवा दिया, डिग्रेडेशन करवा दिया। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा आपका डेला डिग्रेडेशन। अब जब डेला डिग्रेडेशन हो जाएगा तो GID1 जो रिसेप्टर है या फिर जो आपका एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो वो एक्टिव हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो आपका एक्टिव हो जाएगा, ओके, और जैसे ही वो एक्टिव हो जाएगा या ऑन हो जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा कि एक्सप्रेशन हो जाएगा जीन का, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, जिब्रेलिन के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ जिब्रेलिन रेस्पॉन्सिव जीन, तो यहाँ पे अब आपका जिब्रेलिन बन जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस होती है कि यहाँ पे SCF जो है वो क्या करवा रहा है, SCF टू डिग्रेड द डेला रिप्रेसर। इसी सारे पाथवे पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि यहाँ पे हमें करेक्ट, सबसे पहले तो कि करेक्ट ऑप्शन या कॉम्बिनेशन हमको देखना है। इसमें फर्स्ट में दिया है डेला प्रोटीन निगेटिवली चार्ज GA सिग्नलिंग, ठीक है, तो क्योंकि ये नेगेटिवली रेगुलेट कर रही है जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग को नेगेटिवली, क्योंकि डेला क्या है, रिप्रेसर है, ठीक है, तो ये आपका सही हो गया फर्स्ट, और फर्स्ट सही होने के बाद में A और D ऑप्शन मिले। अब B में आपका दिया हुआ है कि डिग्रेडेशन ऑफ GA रिसेप्टर GID1, यहाँ डिग्रेडेशन ऑफ रिसेप्टर का डिग्रेडेशन नहीं होता है, यहाँ पे रिप्रेसर का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है, रिसेप्टर
का थोड़ी ना हो रहा है, रिसेप्टर का डिग्रेडेशन नहीं होता, यहाँ पे होता है डिग्रेडेशन डेला प्रोटीन का, इज मेडिएटेड बाय डेला प्रोटीन। ठीक है, तो ये गलत है। ओके, तो और सी ऑप्शन में दिया हुआ है कि यूबिक्विटिनेशन एंड सब सीक्वेंट डिग्रेडेशन ऑफ डेला प्रोटीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ GID1, तो ये भी आपका गलत है। बाकी इसमें जो डी ऑप्शन है, GA बाइंडिंग टू GID1 प्रमोट बाइंडिंग ऑफ GID1 टू डेला प्रोटीन, ये आपका सही है कि जो जिब्रेलिक एसिड है का GID से बाइंडिंग और GID1 से डेला प्रोटीन के बाइंडिंग को प्रेरित करता है। ओके, तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो बस इसमें जो अगर जिब्रेलिन है तो वो क्या करेगा कि GID और वहाँ पे से बाइंड होगा, उसके बाद में SCF जो है डेला डिग्रेडेशन में हेल्प करवाएगा, इसका रिप्रेशर का डिग्रेडेशन हो जाएगा, उसके बाद में एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, उसके बाद में जिब्रेलिन जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारा बातें क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो आपका डेला होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि जैसे एस्पेटेट, ग्लूटामेट, GLU, ठीक है, LEU और ल्यूसीन, एलेनिन, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है इस प्रोटीन में। और यहाँ पे जो यूबिक्विटिन लाइगेज होता है, पॉली यूबिक्विटिनेशन होता है एंड डिग्रेडेशन ऑफ डेला प्रोटीन बाई 26S प्रोटियासोम के थ्रू यहाँ पे इसका डेला का डिग्रेडेशन होता है। ओके, और ये आपको याद रखना। बाकी इस पर अगर डिटेल वीडियो चाहे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ पे जो जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में वीडियो ज़रूर होगी, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये EEG वेव्स एंड फ्रीक्वेंसीज पे, तो ये क्वेश्चन ID है आपका 125/125 और यहाँ पे EEG वेव्स आपकी अल्फ़ा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा वेव्स दी गई हैं। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा होती है, जो अल्फ़ा है वो मैच कर जाएगी आपकी 8 to 13, ठीक है, 8 to 13 से मैच करेगी। बाकी जो बीटा होती है वो 13 से 30 तक, 13 से 30 तक, एंड जो थीटा होती है वो मैच करेगी आपका 4 से 7, और जो डेल्टा है वो लेस देन 4 से मैच करेगी। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। और बस आपको एक फर्स्ट ऑप्शन से ही आपका हो जाता है कि जो अल्फा है वो मैच कर रही है 18 से 13 तक, ठीक है, अल्फा मैच कर रही है आपका 18 से 13, ए का थर्ड, और ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। तो ये आप देख के आप मैच कर सकते हैं। ये आपका एनिमल फिजियोलॉजी से आया हुआ है क्वेश्चन, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये आपका कुछ ग्राफ दिया हुआ है और आपको ये मैचिंग ही है एक तरीके से। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ स्मॉलर स्ट्रीम है, एक छोटी नदी जैसी है, और वो दिखा रखा है उससे बड़ी रिवर की तरफ, ठीक है, लार्जर रिवर की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो तब क्या देखने को, किस तरह से देखने को मिलेगा, क्या वहाँ पे है वो सब। तो यहाँ पे फॉलोइंग द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक मैटर दिए हुए हैं, उनका मैच करना है। तो जो आपका फर्स्ट है वहाँ पे आपका एलोकेथेनस पाए जाएंगे, एम पे क्या हो जाएगा, एलोकेथेनस पाए जा रहे हैं, ठीक है, कि बाहर से छोटी रिवर में बाहर से न्यूट्रिएंट्स अंदर आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी रिवर की तरफ जा रहे हैं तो वो थोड़ा कम होते जा रहे हैं। तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए कि खुद वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने वाले हों या खुद वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बन रहा हो, तो तब हमें जो बी है वो देखने को मिलेगा। जैसे आपका सेकंड हो जाएगा कि वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन देखने को मिलेगा, ऑटो कैथेनस पाए जा रहे हैं, ऑटो मतलब सेल्फ वो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटो कैथेनस फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टन, आपको पता ही होगा कि इसके थ्रू वो सारा न्यूट्रिएंट्स ले रहे होंगे। ओके, तो फिर आपका जो डी है, सी है, तो सी मैच करेगा आपका 4 से, ठीक है, तो ये दोनों ये हो गए, और जो सी है वो 4 से मैच करेगा, जो सी है वो आपका 4 से मैच करेगा। तो 4 में क्या दिया होगा, ऑटोकैथेनस फ्रॉम एक्वेटिक मैक्रोफाइट्स, तो ये आपका सी होगा कि पहले वो कम बनेंगे लेकिन बीच में एकदम बढ़ेंगे, और फिर जैसे जैसे आप लार्ज रिवर की तरफ जा रहे हो, बड़ी रिवर की तरफ जा रहे हो, तो वो फिर से घटना स्टार्ट हो गए और घट गए, ठीक है। और बाकी आपका जो डी है वो मैच करेगा थर्ड के साथ में, एक सेकेंड, जो डी है, हाँ, वो डी जो है वो आपका थर्ड के साथ में मैच करेगा, मतलब कि जो तलहटी में से जुड़े हुए सवाल हैं। ओके, तो ऑटो कैथनस फ्रॉम बॉटम अटैच एल्गी, तो आप देख पाएंगे कि जो एल्गी होती है, डी किससे मैच कर रही है, एल्गी, तो स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर वो ग्रो कर रही है एल्गी, और ग्रो करते करते जैसे आप बड़ी लार्ज रिवर में जा रहे हैं तो वहाँ पे फिर से वो डिक्लाइन कर रही है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। लेकिन आपको जो पहले दो ऑप्शन है उन्हीं से आपका आंसर निकल जाएगा कि एलो कैथेनस एंड ऑटो कैथेनस फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टन, इनसे ही हो जाएगा कि वो बाहर से न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं रिवर में या फिर वो खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। अगर कोई गलती हो तो उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फ्रेंड्स।